एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अनएक्सपेक्टेडली रूप से एक अंगूठी की वजह से दूसरी दुनिया में राजा बन गया। एक रात जब एस जंगल में शिकार कर रहा था तो वह चौंक गया जब अचानक उसके पास एक रोशनी दिखाई दी। जब वह नजदीक गया तो उसने देखा कि एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी वहां थे। लड़की ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना परिचय दिया तो उसने बताया कि उसका नाम हाइम है। उसने एस से विनती की कि वह किसी को न बताए कि उसने क्या देखा है और बदले में उसने कहा कि वे दोस्त बन सकते हैं। उस समय से एस को भी लगा कि उसे हाइम की रक्षा करनी चाहिए। 10 साल बीत गए और वे अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि वे पड़ोसी भी थे। लेकिन जब भी वे साथ होते एस हाइम के पहने हुए नेकलेस को देखता रहता। जब हाइम ने उसे नेकलेस को घूरते हुए देखा तो उसने कहा कि वह इसे केवल उसी को देगी जिससे वह शादी करेगी। कुछ घंटे बाद जब एस अपने क्लासमेट्स से बात कर रहा था तो हाइम ने उसे टेक्स्ट किया और समर फेस्टिवल पर बुलाया। एस खुश हो गया और सोचने लगा कि शायद यह वही पल है जब हाइम उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। दोपहर में जब वे फेस्टिवल पर पहुंचे तो उन्होंने साथ में घूमकर अलग अलग फूड्स का मजा लिया और गेम्स भी खेले। कुछ समय बाद वे सबसे ऊंची जगह पर गए ताकि फायरवर्क्स डिस्प्ले देख सकें। एस हाइम से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि फायरवर्क्स शुरू हो गए, इसलिए उसने जो कहना चाहा था वह नहीं कह पाया। थोड़ी देर बाद हाइम ने बताया कि वह जल्द ही जाने वाली है और उसे अपने दादा के साथ अपने जगह पर वापस जाना है। एस ये सुनकर शॉक्ड रह गया। जब एस को पता चला कि हाइम जा रही है तो वह घर लौटने तक कुछ बोल ही नहीं पाया। बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा कि हाइम कहाँ जा रही होगी। अचानक पहाड़ पर रोशनी दिखाई दी तो वह फौरन वहां गया और हाइम को पकड़ा जो उस रोशनी के स्रोत में प्रवेश करने वाली थी। हाइम ने उसे देखा और कबूल किया कि उसे अपने दुनिया में वापस जाना है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। जब वह पोर्टल में घुसी तो एस उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी पोर्टल में कदम रखा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह खुद को नॉक में पाया जो हाइम का किंगडम था और उसके सामने एक शादी समारोह चल रहा था। उसने हाइम को पुकारा, तभी एक एबिस मॉन्स्टर अचानक हॉल में आ धमका। उस मॉन्स्टर ने हाइम के दादा अलाबास्टर पर हमला कर दिया, जिसने हाइम से प्रिंस मॉस को अंगूठी देने के लिए कहा। लेकिन हाइम ने उसकी बात नहीं मानी और अचानक एस को चूम लिया, जिससे अंगूठी उसके पास चली गई। यह देखकर मॉस ने तुरंत एस को अपनी तलवार दे दी। अंगूठी की ताकत या रिंग ऑफ लाइट की मदद से एस ने आसानी से मॉन्स्टर को एक हमले में मार गिराया, लेकिन इससे एस की बहुत सारा एनर्जी खत्म हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो हाइम ने उसे सब कुछ समझाया। दरअसल हाइम किसी अनजान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एस को रिंग ऑफ लाइट दी। इस बीच नॉक के बुजुर्ग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर प्रिंस मॉस के पिता, जो झार के साम्राज्य के सम्राट थे, को यह सब पता चला तो वह गुस्सा हो सकते हैं। जब अलाबास्टर आया तो उसने एस को किंगडम के लोगों से मिलवाया। एस अपनी मौजूदा स्थिति को बदल नहीं सकता था, इसलिए उसने कसम खाई कि वह एरिलस के लोगों की रक्षा करेगा और उनका नया हीरो बनेगा। उस रात फिर कुछ मॉन्स्टर्स ने किंगडम पर हमला किया और इस बार वे अपने लीडर के साथ आए थे। एस का सामना करने से पहले अलाबास्टर ने उसे रिंग ऑफ लाइट की पावर के बारे में बताया। जब एस ने मॉन्स्टर्स से लड़ाई शुरू की तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी ताकत जल्दी खत्म नहीं हुई। अलाबास्टर ने उसे बताया कि यह उसकी और हाइम के मजबूत बंधन की वजह से था। कुछ ही समय में मॉन्स्टर्स के लीडर, जिसे एबिस किंग नाइट कहा जाता था, ने उन पर हमला कर दिया। एस ने उस पर हमला किया, लेकिन दुश्मन ने उसे आसानी से नीचे गिरा दिया। अलाबास्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें पीछे हटना चाहिए क्योंकि वह जानता था कि एस अभी दुश्मन को हरा नहीं सकता। मॉन्स्टर्स ने उनका पीछा किया, लेकिन अलाबास्टर ने एक बड़े पत्थर का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाकर रोक दिया। जब वे आगे बढ़ने वाले थे तो उन्होंने देखा कि एबिस किंग नाइट उनके पास आ रहा है। शुक्र है मॉस वहां आया और उनकी मदद की। उसकी मदद से उन्हें भागने का मौका मिला और मॉस द्वारा तैयार की गई गाड़ी का इस्तेमाल कर वे हाइम के साथ महल छोड़कर निकल गए। अलाबास्टर ने एस को समझाया कि वह अपने मौजूदा पावर से एबिस किंग नाइट को क्यों नहीं हरा सकता। पूरी ताकत को खोलने के लिए उसे 4 और रिंग्स हासिल करनी होंगी। इसका मतलब यह भी था कि उसे 4 और राजकुमारियों से शादी करनी होगी। जब उन्होंने एक सराय ढूंढी तो उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। साटा को एक रिंग किंग की भूमिका बेहतर समझाने के लिए अलाबास्टर ने उसे बताया कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उस समय जब एबिस किंग की बुराई ने प्रबलता पाई थी, रिंग किंग ने इसे खत्म करने की ठानी और रोशनी, आग, पानी, हवा और पृथ्वी की रिंग्स बनाई। इनके जरिए उसने एबिस किंग को हराकर उसे सील कर दिया। फिर उसने 5 राजकुमारियों से शादी की
और उन्हीं ने अपने अपने देशों की आने वाली पीढ़ियों को ये रिंग्स सौंप दी। लेकिन एबिस किंग की वापसी के आसार को देखते हुए चुने हुए रिंग किंग को सभी 5 रिंग्स इकट्ठा करनी होंगी और उनकी शक्ति का उपयोग करके एबिस किंग को फिर से सील करना होगा। कुछ समय बाद एस ने हाइम से बात की और अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार किया। हाइम ने माना कि वह शुक्रगुजार है कि एस ने इस दुनिया में उसका पीछा किया। उसने कबूल किया कि उसे चिंता थी कि उसकी शादी किसी अजनबी से हो जाएगी, लेकिन एस की वजह से वह अपने प्यार से शादी कर पाई। हालांकि वह अब भी नहीं चाहती थी कि इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाले और दूसरी राजकुमारियों से शादी करे। अगली सुबह मॉस ने उन्हें एक क्लोक दिया क्योंकि उनकी वर्दी लोगों की नज़रों में बहुत चमकीली थी। फिर अलाबास्टर ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया जहां उन्हें जाना था, और वह जगह थी एल्फ्स का किंगडम रोना। जब वे वहां पहुंचे तो टेम्पेस्ट वॉल उनके सामने आ गई, जो एल्फ्स को हमलों से बचाने का काम करती थी। अलाबास्टर ने बताया कि वह पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन उन दिनों टेम्पेस्ट वॉल नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक बड़ा भालू अचानक उन पर हमला कर दिया। भालू ने उनका पीछा किया जब तक कि वे टेम्पेस्ट वॉल तक नहीं पहुंच गए। सौभाग्य से गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। जब उन्हें पता चला कि एस रिंग किंग है, उन्हें महल में ले जाया गया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी नेफस सिंहासन के पीछे छिपी हुई है। वह इतनी शर्मीली थी कि जल्दी से भागकर छिप गई। फिर नेफस का बड़ा भाई और प्रिंस जेड उनके सामने आया। जब उसे पता चला कि एस रिंग किंग है तो उसने तुरंत सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेजा। दरअसल उसकी योजना एस को जेल में बंद करने की थी जब तक कि नेफस शादी के लायक उम्र की ना हो जाए। इसका मतलब था कि एस को 80 साल तक इंतजार करना होगा। एक एल्फ इस बात को लेकर चिंतित था कि जेड ने एस के साथ क्या किया, लेकिन जेड को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि जब तक उनके पास टेम्पेस्ट वॉल है तब तक उनकी जगह एबिस किंग से सुरक्षित रहेगी। कुछ दिन बाद एक महिला एल्फ अचानक एस के सामने आई। वह जानना चाहती थी कि उस लड़की ने जानना चाहा कि एस का असली मकसद क्या था और वह क्यों 5 रिंग्स इकट्ठा करना चाहता था। एस ने कहा कि वह सिर्फ हाइम को खुश करना चाहता है। इस पर वह लड़की हंस पड़ी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे एक गुप्त रास्ते से हवा के मंदिर पहुंचे जहां हवा की रिंग रखी थी। जब एस ने पूछा कि राजकुमारी नेफ्टीज इसे क्यों नहीं पकड़ रही थी तो उस महिला ने देखा कि कोई आ रहा है, इसीलिए वे तुरंत छिप गए। यह नेफ्टीज ही थी और यहीं एस को पता चला कि कमरे में जो मूर्तियां थीं वे उसके माता पिता थे जो पत्थर में बदल गए थे। एस अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं कर सका, जिससे नेफस ने उसे सुन लिया। जब वह सामने आया तो नेफस इस टकराव को सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई, और जब तक राजकुमारी के साथ आया सैनिक उन्हें पकड़ पाता वे जल्दी से मंदिर से बाहर निकल गए। वे नेफ्टीज को उस जगह ले गए जहां वह महिला रहती थी। कुछ मिनटों बाद राजकुमारी जागी, लेकिन वह अभी भी एस से डरी हुई थी। जब जेड को पता चला कि उसकी बहन गायब है तो वह तुरंत एस की जेल की ओर गया। जब उन्होंने देखा कि एस वहां नहीं है तो उन्होंने तुरंत सोचा कि उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। फिर वह महिला एल्फ जिसने मदद की थी उनके पास आई और जेड ने उसे उनकी एल्डर कहा। उसने जेड को बताया कि एस और नेफ्टीज फिलहाल साथ हैं। असल में वह जेड के अपनी बहन के साथ किए जा रहे व्यवहार से सहमत नहीं थी, इसलिए उसने उसे याद दिलाया कि राजकुमारी को रिंग विरासत में मिलने वाली थी और उसकी शक्ति रिंग किंग को देनी थी। लेकिन जेड ने उसकी बात नहीं मानी और नेफ्टीज को वापस लाने के लिए रवाना हो गया। जब वे एल्डर के घर पहुंचे तो एस और नेफस तुरंत बाहर आ गए। एस ने जेड से सामना किया और अपनी स्थिति का बचाव किया, लेकिन राजकुमार ने बस नेफ्टीज को याद दिलाया कि जो वह कर रही थी वह उनके माता पिता के साथ विश्वासघात के समान था। यह सुनकर वह अपराध बोध से भर गई और कुछ नहीं कर पाई सिवाय अपने बड़े भाई के साथ जाने के। सौभाग्य से उनकी एल्डर आई और उसने फैसला किया कि वह एस का ख्याल रखेगी, इसलिए जेड ने उसे कुछ नहीं किया। कुछ मिनटों बाद जब एस और हाइम इस घटना के बारे में बात कर रहे थे, एल्डर उनके पास आई। उसने अपना परिचय पैराडोट के रूप में दिया। एस ने उससे पूछा कि क्या नेफ के माता पिता का उसकी मौजूदा स्थिति से कोई लेना देना है। पैराडोट ने बताया कि उनके चारों ओर टेम्पेस्ट वॉल क्यों था। यह सब तब शुरू हुआ जब उसकी माँ की बड़ी बहन, जो हवा की रिंग की उत्तराधिकारी होने वाली थी, एक यात्री के प्यार में पड़ गई। राजकुमारी के इस व्यक्ति से प्रेम का वे लोग विरोध कर रहे थे। फिर एक दिन वह यात्री अचानक गायब हो गया और बड़ी राजकुमारी से मिलने नहीं आया। गुस्से में बड़ी राजकुमारी ने रोना छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उसने एक शाप छोड़ दिया। जब नेफ की मां ने रिंग को विरासत में लिया तो उन्होंने शाप के सच होने के डर से रिंग की शक्ति का उपयोग रोना की सुरक्षा के लिए करने का निर्णय लिया।
अब चूंकि नेफ्टीज नई उत्तराधिकारी थी, नेफ्टीज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह कभी टेम्पेस्ट वॉल नहीं छोड़ेगी। अगले दिन एलाबास्टर ने फैसला किया कि अभी के लिए हवा की रिंग छोड़ दी जाए, क्योंकि उनके पास समय कम था और एबिस किंग के शिष्य उन्हें ढूंढ सकते थे। जब जेड उन्हें जाते हुए देख रहा था, तब उसके एक सैनिक ने सूचित किया कि कुछ एबिस राक्षस टेम्पेस्ट वॉल के पार आ गए हैं। एस और उसके साथियों ने राक्षसों को देखा और उन्होंने रिंग की रक्षा के लिए वापस जाने का फैसला किया। जब राक्षसों ने एल्व्स पर हमला किया तो एबिस किंग नाइट सीधे मंदिर की ओर गया, लेकिन जेड भी वहां पहुंचा ताकि दुश्मन को अपने इरादों में कामयाब होने से रोका जा सके। जब उसने दुश्मन पर हमला किया तो दुश्मन ने उसे आसानी से रोक दिया। सौभाग्य से एस भी वहां पहुंचा और उसने जेड पर हो रहे दुश्मन के हमले को रोका। एस ने दुश्मन पर कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सका। इस स्थिति में हाइमे को तुरंत लगा कि उन्हें हवा की रिंग की मदद की जरूरत है। कुछ देर बाद पैराडोट भी मदद करने के लिए मंदिर में आई। जब हाइमे ने नेफ के कमरे में जाकर उससे एस की पत्नी बनने की विनती की तो नेफ्टीज ने मना कर दिया, क्योंकि उसने अपने माता पिता से किया वादा याद किया। हाइमे एस के लिए इतनी चिंतित थी कि वह रोने लगी। तब उसने कुछ ऐसा कहा जिससे नेफ्टीज का मन बदल गया। वे तुरंत मंदिर की ओर गए और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने नेफ्टीज के माता पिता की मूर्ति को तोड़कर रिंग निकाली। इससे बाहर का टेम्पेस्ट वॉल भी अचानक गायब हो गया। जब नेफ्टीज को रिंग मिली तो उसने तुरंत एस के पास जाकर अनुबंध पूरा किया। फिर उन्होंने रिंग की शक्ति का उपयोग करके बाहर के राक्षसों पर हमला किया। हवा की रिंग की शक्ति से एस हवा को नियंत्रित कर सका और दुश्मन के हमले उस पर काम नहीं कर रहे थे। एस ने दुश्मन का मास्क तोड़ दिया, लेकिन फिर से बेहोश हो गया। जब वह जागा तो एक अनजान महिला कमरे में आई। वह नेफ्टीज की मां की बड़ी बहन स्माराग्दी थी। एस को कुछ याद नहीं था, इसलिए पैराडोट ने उसे बताया कि वही वह एल्फ थी जिससे उसने पहले लड़ाई की थी, और फिर उसने उसे काले रंग की हवा की रिंग दी जो स्माराग्दी को नियंत्रित कर रही थी। स्माराग्दी ने उन्हें बताया कि उसने यह रिंग कैसे पाई। जब उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था और उसने रंका छोड़ा था, रिंग ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहां पता चला कि एबिस किंग काले रिंग का उपयोग करके अपने शिष्य बनाता था, जिससे राक्षस स्वतंत्र रूप से इंसानों और अन्य जातियों पर हमला कर सकते थे। कुछ घंटों बाद स्माराग्दी ने एलाबास्टर से अपने प्रेमी के बारे में पूछने के लिए बात की। एलाबास्टर ने वह हार दिखाया जो उसने यात्री को दिया था, और फिर उसने बताया कि उसके प्रेमी ने क्या कहना चाहा था। उसने कहा कि यात्री नहीं चाहता था कि उसकी प्रिय को कोई कष्ट हो। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। नेफ्टीज भी एस के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता और जेड से विदा ली। उनके जाने के बाद स्माराग्दी ने 2 एल्व्स को एस के बारे में बात करते सुना। जब उसने एलाबास्टर का नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जिससे वह बात कर रही थी वही उसका प्रेमी था। कुछ घंटों बाद जब वे आराम कर रहे थे, एलाबास्टर ने बताया कि उनकी अगली मंजिल पानी की भूमि होगी जहां ड्रैगन लोग रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक चलता फिरता शहर उनके पास से गुजरा। एलाबास्टर बहुत खुश हुआ क्योंकि यह निडा आग की भूमि थी। इस कारण उन्होंने पहले आग की रिंग प्राप्त करने का फैसला किया और फिर पानी की भूमि की ओर जाने का सोचा। एस ने देखा कि एलाबास्टर के निर्णय से मॉस उदास हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि शायद प्रिंस भी पानी की भूमि में किसी से मिलना चाहता है। जब वे चलते फिरते शहर में सवार हुए तो वे बाजार और वहां रहने वाले बिल्ली लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब वे राजकुमारी के बारे में पूछताछ करने लगे तो उन्होंने देखा कि हाइमे और नेफ्टीज उनके साथ नहीं थीं। पता चला कि वे पहले से ही बाजार के अंदर थीं, लेकिन जब नेफ्टीज को पता चला कि वे बाकी लोगों से अलग हो गई हैं तो वह तुरंत घबरा गई। जब एक बिल्ली लड़की ने उन्हें देखा तो उसने सुझाव दिया कि वे एरिना में जाए, क्योंकि यह वहां का सबसे बड़ा स्थल था। लड़कों ने जब बिल्ली लोगों से पूछा तो उन्होंने तुरंत सोचा कि वे राजकुमारी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी एरिना में ले गए। जब लड़कियां एरिना के बाहर इंतजार कर रही थीं तो उन्होंने देखा कि एक आदमी को बाहर फेंका गया, क्योंकि वह राजकुमारी से लड़ाई में हार गया था। कुछ ही देर बाद एस भी वहां पहुंचा, इसलिए बिल्ली लड़की ने उसे जो देखा बताया। जब उन्होंने एरिना के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने राजकुमारी ग्रेनाड को अपने एक सूटर के साथ लड़ते हुए पाया। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद उसने तुरंत एस की अंगूठियों को देखा और जल्दी ही समझ गई कि एस वहां क्यों आया था। उसने उसे याद दिलाया कि अगर वह उससे शादी करना चाहता है तो उसे उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। वह अचानक एस पर झपटी और क्योंकि एस तैयार नहीं था, उसे मार गिराया और तुरंत गिर गया। हालांकि ग्रेनाड उससे निराश थी,
उसने कहा कि वह किसी और दिन फिर से कोशिश करने के लिए आ सकता है। कुछ घंटों बाद जब एस बेहतर महसूस कर रहा था तो उसने तुरंत मॉस के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वह मॉस के तलवारबाजी अनुभव के अंतर के कारण उसका सामना नहीं कर सका। जब वे खा रहे थे, एलाबास्टर ने भी स्वीकार किया कि अगर एस केवल तलवार से लड़कर ग्रेनाड को हराना चाहता है तो ये वास्तव में मुश्किल होगा। उससे जीतने के लिए उसे रिंग्स की शक्ति का उपयोग करना होगा। अगले दिन वह एरिना गया ताकि राजकुमारी की लड़ाई देख सके। वह उसकी लड़ाई की कुशलता देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ग्रेनाड अपने सूटर्स को आसानी से हरा रही थी। उसे पता था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एस और मॉस ने बार बार अभ्यास किया, जब तक एक दिन मॉस ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब उसके साथ बराबरी पर लड़ सकता है। हालांकि एस ने अभी भी स्वीकार किया कि वह अभी तक ग्रेनाड को नहीं हरा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेनाड सीधे हमला नहीं करेगी जैसा कि वह कर रहा था। हालांकि अगर वह ग्रेनाड की चालों को अच्छे से समझ सके तो उसे हराने का एक मौका था। अगर वह रिंग की शक्ति का भी इस्तेमाल करे तो और भी बेहतर होगा। कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद उसने फिर से ग्रेनाड को चुनौती देने का फैसला किया। जब लोगों ने यह सुना तो कई लोग एरिना में उनकी लड़ाई देखने आए। जब एस ने एरिना में प्रवेश किया तो दर्शकों के जोरदार शोर के कारण पिछले हारे हुए चुनौती देने वाले को उससे जलन हुई। उसने अचानक फर्श पर एक काली अंगूठी देखी, जिसने उसे इसे इस्तेमाल करने के लिए लुभाया ताकि वह भी मजबूत हो सके। जल्द ही उन्होंने देखा कि यह नाइट एरिना में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। अंदर आते ही उसने तुरंत राक्षसों को छोड़ दिया। सौभाग्य से निड के योद्धा तुरंत वहां पहुंच गए और राक्षसों से लड़ने लगे। ग्रेनाड ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन पर हमला किया, लेकिन उसका हथियार पिघल गया। एस ने हमला करते समय हवा की अंगूठी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आई। ग्रेनाड ने उसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, क्योंकि वह अकेले दुश्मन का सामना करना चाहती थी, लेकिन एस ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने ग्रेनाड को अपनी योजना बताई और हवा की अंगूठी की शक्ति का उपयोग करके दुश्मन का सामना किया। सही समय का इंतजार करने के कारण ग्रेनाड को दुश्मन पर हमला करने का मौका मिला। फिर एस ने रोशनी की अंगूठी की शक्ति का उपयोग किया और एक और हमला किया, जिससे उन्होंने एबिस किंग नाइट को हरा दिया। एस के प्रदर्शन से ग्रेनाड चकित हो गए और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया, लेकिन एस ने यह स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह पहले उसे लड़ाई में हराना चाहता था। जब ग्रेनाड ने यह सुना तो उसने सहमति जताई और वे पहले की अधूरी लड़ाई जारी रखने लगे। ग्रेनाड ने पहले हमला किया और एस को लगा कि उसने उसका हमला समझ लिया है, लेकिन वह उसे फिर भी चकमा दे गई। जब ग्रेनाड ने फिर से हमला किया तो वह अचानक गायब हो गई, लेकिन रिंग्स की मदद से एस ने पाया कि वह उसके ऊपर थी। इस कारण उसे जवाबी हमला करने का मौका मिला और उसने उसे हरा दिया। उस रात उन्होंने नए रिंग ऑफ फायर के राजा के रूप में एस के सम्मान में जश्न मनाया। ग्रेनाड ने इस मौके का फायदा उठाकर एस से कहा कि उसने उसे हराने के लिए जो किया उससे वह प्रभावित हुई, और यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए आसानी से हार नहीं मानी। अगले दिन वे अन्य अंगूठियों को इकट्ठा करने की जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत मासा नामक पानी की भूमि की ओर चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो एस ने देखा कि मॉस अब उनके साथ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक महिला एस के पास आई और उससे कुछ पूछा। जब उसने पुष्टि की कि वह रिंग किंग है तो उसने अचानक उसे चूमा। एस को झटका लगा क्योंकि सफीर के चूमते ही एक और रिंग उसके पास आ गई। फिर उस लड़की ने अपना नाम सफीर बताया और कहा कि वह मासा की राजकुमारी है। इसका मतलब था कि अब एस मासा का नया राजा था और उसे वहां का शासन संभालना था। साम्राज्य के प्रतिनिधि भी वहां आए और जब सफीर ने कहा कि वह पहले से ही रिंग किंग से शादी कर चुकी है तो उन्होंने एस और उसके समूह को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि साम्राज्य के सैनिक क्षेत्र में फैले हुए थे। यहीं पर एस को पता चला कि सफीर को लेने आए आदमी का नाम स्लॉटर है और वह मॉस का भाई है और साम्राज्य का पहला राजकुमार है। जब वे सफीर के पिता से मिले तो उन्होंने एक महल की ओरेकल विक्सन से भी मुलाकात की, जिनकी सभी भविष्यवाणियां सही साबित होती थीं, जिससे सफीर के पिता उनके अधीन थे। चूंकि विक्सेन की यह भविष्यवाणी सही निकली थी कि रिंग किंग पानी की अंगूठी हासिल कर लेगा, उसने चेतावनी दी कि इसके बाद मासा का पतन होगा। इसलिए सफीर के पिता ने एस को दोषी ठहराया कि वह उनके साम्राज्य में आया। जब सफीर उन्हें उनके कमरों तक ले जा रही थी तो वे सफीरा से मिले, जो सफीर की जुड़वां बहन थी। जबकि दोनों बहनों सफीर के फैसले के बारे में बात कर रही थीं, मॉस खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और सफीरा से बात की। पता चला कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति थी जिसे वह वहां देखना चाहता था, लेकिन सफीरा उससे मिलना नहीं चाहती थी,
इसलिए वह जल्दी से चली गई। सफीर ने बताया कि पहले वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यह तब शुरू हुआ जब साम्राज्य ने मासा पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन जब साम्राज्य को एहसास हुआ कि वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। उन्होंने मामा को भेजा और कुछ दिनों बाद ही मौस और सफीरा करीब आ गए। लेकिन फिर एक दिन मौस को साम्राज्य ने वापस घर लौटने के लिए कहा। कुछ महीनों बाद मौस ने सफीरा को पत्र लिखकर बताया कि उसे रिंग किंग चुना गया है। इस तरह उनके सपने पूरे हो सकते थे, क्योंकि सफीरा भी पानी की अंगूठी की वारिस हो सकती थी। लेकिन फिर सफीर ने खुलासा किया कि मौस ने रिंग किंग के रूप में अपनी भूमिका छोड़ दी थी, जिससे सफीरा को निराशा हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद विक्सेन ओरेकल साम्राज्य से उनके साम्राज्य में आई थी। जो कुछ भी मासा में हो रहा था, सफीर को शक था कि इसका साम्राज्य से कोई संबंध है और वह इसका सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब मौस सफीरा के पास पहुंचा तो उसने समझाने की कोशिश की और स्पष्ट किया कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। लेकिन जो कुछ भी उसने कहा, सफीरा फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। रात में विक्सेन ने अपने हथियारों को एस को मारने का आदेश दिया, लेकिन जब वे उसके कमरे में आए तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रेनाड वहां उनकी निगरानी कर रही है। अगले दिन उन्होंने फिर से एस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी सफल नहीं हुए, क्योंकि अलाबास्टर उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए विक्सेन ने अपनी योजना में मॉस का उपयोग करने का फैसला किया। उसने मॉस से कहा कि वह एस से अंगूठियां ले ले, क्योंकि उसके पिता यही चाहते थे। यहीं पर मॉस को पता चला कि विक्सेन का कनेक्शन है। एस के पिता ने उसे जानकारी दी कि 3 दिन बाद राक्षस साम्राज्य पर हमला करेंगे और वह इस मौके का फायदा उठाकर एस को मार सकता है। उसे एक तलवार दी गई जो किसी भी जादू को नष्ट कर सकती थी। हालांकि उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह असमंजस में था कि क्या उसे इस मिशन का पालन करना चाहिए। तलवार अचानक चमकने लगी और तभी वह पूरी तरह से इसके नियंत्रण में आ गया। राक्षसों के हमले वाले दिन स्लॉटर ने फैसला किया कि एस और उसके समूह को बाहर नहीं ले जाया जाएगा, ताकि वे महल की रक्षा कर सकें। जब राक्षस महल पहुंचे तो मॉस ने अपनी योजना शुरू की। सौभाग्य से अलाबास्टर ने उसे तुरंत देख लिया और एस को चेतावनी दी, जिससे वह हमले से बच सका। जब राक्षस ने हमला किया तो अलाबास्टर ने लड़ाई शुरू कर दी। पहले एस और मॉस के बीच लड़ाई हुई, लेकिन एस समझ नहीं पाया कि मॉस ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जिससे वह ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। अलाबास्टर को पता था कि कोई मॉस को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। एस ने अपनी एक अंगूठी की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह मॉस की तलवार पर काम नहीं कर रही थी। अंगूठी ने फिर से एस से बात की और उसे याद करने के लिए कहा कि पहली बार जब उसने तलवार को युद्ध में देखा था, तब उसने क्या किया था। लेकिन एस को भरोसा था कि वह मॉस को अंगूठियों की शक्ति से हरा सकता है। फिर एस को एहसास हुआ कि उसे चोट क्यों नहीं आई, जबकि उसे पता था कि तलवार चलाने में वह और मॉस बहुत अलग हैं। जब उसने मॉस का चेहरा देखा तो उसने सोचा कि मॉस उसके नियंत्रण से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जब लड़कियों को पता चला कि दोनों लड़ रहे हैं तो वे तुरंत बाहर आईं, साथ ही सफीरा भी। एस ने जानबूझकर मॉस के हमले को स्वीकार किया और सही तरीके से पुष्टि की कि मॉस उसे चोट पहुंचाने में हिचकिचा रहा था। जब मॉस ने एस की बात सुनी तो उसने एस से अनुरोध किया कि उसे मार डाले, क्योंकि वह अब उनके लिए उपयोगी नहीं रहा। अंगूठी ने एस से कहा कि वह मॉस की तलवार की नोक पर हमला करे। जब एस ने ऐसा किया तो मॉस उसके नियंत्रण से मुक्त हो गया। इस बीच राक्षस अलाबास्टर से बच गया और बाइम पर हमला करने वाला था, लेकिन शुक्र है कि ग्रेनाट ने उसे जल्दी बचा लिया। लेकिन राक्षस ने सफीरा को पकड़ लिया और विक्सेन ने उसे बंधक बना लिया। उसने अंगूठियों के बदले सफीरा का इस्तेमाल करना चाहा। जब वह मॉस से बात करने में व्यस्त थी तो उसे पता नहीं चला कि एस उसके पीछे है और उसने सफीरा को बचा लिया। तभी विक्सेन ने सभी को मारने के लिए अपनी असली शक्ति का उपयोग किया। सफीर एस के पास पहुंची और उन्होंने पानी की अंगूठी की शक्ति का उपयोग किया। सफीर एक ड्रैगन में बदल गई और उसने तुरंत राक्षस को खा लिया। इससे विक्सेन को पहले पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्सेन की अनुपस्थिति में सफीर के पिता भी अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए। उन्होंने एस का धन्यवाद किया और हर संभव मदद का वादा किया। उन्होंने स्लॉटर और मॉस को भी उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने साम्राज्य की सेना को घर भेजने का फैसला किया, क्योंकि वे अभी भी अपने राज्य की रक्षा कर सकते थे। मॉस ने इस मौके का फायदा उठाया और राजा को अपनी शादी की योजना के बारे में बताया। सफिका, और चूंकि राजा को उस पर पूरा विश्वास था, उन्होंने सफिका को उसी व्यक्ति से शादी करने की अनुमति दी जिसे वह भी प्यार करती थी। जब विक्सेन साम्राज्य में आई तो उसने सम्राट को नियंत्रित करने की कोशिश की,
लेकिन सम्राट को पहले ही उसके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। सम्राट ने उसे याद दिलाया कि वह अपने योजनाओं में आने वाली सभी बाधाओं को हटा देगा, चाहे वह अबिस का राजा हो या अंगूठियों का राजा। दूसरी तरफ सफीर सच में एस के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अंगूठी की शक्ति उनके निकट होने पर अधिक मजबूत हो जाती थी। जबकि मॉस ने एस की यात्रा में उसके साथ जाने का फैसला किया और कुछ समय के लिए सफिका को छोड़ दिया। हालांकि मॉस ने यह निर्णय लिया, सफीरा ने उसे समझा। अब उन्हें जिस अगले स्थान पर जाना था वह धरती का देश या अदानॉन था, जो मासा के उत्तरी हिस्से में था। यह बौनों का निवास स्थान था। लेकिन जब अंगूठियों के राजा और अबिस के राजा के बीच युद्ध हुआ तो उनकी जाति का सफाया हो गया। इसका मतलब था कि उन्हें नहीं पता था कि वहां अंगूठी या राजकुमारी अभी भी मौजूद थी या नहीं। जब वे कगम पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें संकीर्ण रास्ते के कारण पैदल चलना पड़ा। 3 दिन बीत चुके थे और वे अभी भी इस पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाए थे। कुछ दिनों बाद वे आखिरकार अदानॉन पहुंचे और जैसा कि अपेक्षित था उन्हें केवल खंडहर ही दिखे। वे चलते रहे और महल तक पहुंच गए। फिर उन्होंने एक जादूगर इकाई पाई जो अलाबास्टर के अनुसार जादू के पाउडर से चलती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वे हैरान रह गए जब वह अचानक खड़ी हो गई। वह एक काली अंगूठी पहने हुए थी और अलाबास्टर को विश्वास नहीं हुआ कि अबिस का राजा जादूगर इकाई को भी नियंत्रित करने में सक्षम था। वह बार बार पूछता रहा कि केवल धरती का देश ही क्यों नष्ट हुआ और चाहता था कि प्रकाश का देश और अन्य भी नष्ट हो जाएं। काली अंगूठी की शक्ति का उपयोग करके उसने सफिक को अपने साथियों से दूर रखने के लिए एक दीवार बनाई, लेकिन एस ने इसका विरोध किया और सौभाग्य से अलाबास्टर ने दीवार को जल्दी से तोड़ दिया। यहीं पर एस ने लाइट की रिंग की शक्ति का उपयोग किया। दुश्मन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। कुछ ही क्षणों बाद काली रिंग अचानक गायब हो गई और अलाबास्टर के पास और सम्राट के पास भी काली रिंग नहीं रही। जब अबिस के राजा ने सभी काली रिंग्स प्राप्त कर लीं तो उसने वहां मॉन्स्टर्स भेजे जहां एस का समूह था। उन्होंने पहले छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे बाहर निकले तो वे हैरान रह गए क्योंकि अधिक मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे। एस ने सफिक को फिर से ड्रैगन रूप में बदलने के लिए कहा, लेकिन चूंकि वहां लगभग पानी नहीं था, सफीर ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इस कारण से उनके पास दुश्मनों से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उन्होंने कुछ मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया। यही वह समय था जब अलाबास्टर ने पुष्टि की कि एबिस का राजा आखिरकार वापस आ गया था। चूंकि रिंग्स अभी तक पूरी नहीं हुई थीं, अलाबास्टर जानता था कि एस के पास दुश्मन को हराने का कोई मौका नहीं था। एस ने सुझाव दिया कि वे पहले वहां से निकल जाएं, लेकिन अलाबास्टर जानता था कि चाहे वे कहीं भी जाएं, अबिस का राजा उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। तो उसका एकमात्र उपाय यह था कि वह उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाए ताकि अबिस का राजा रिंग्स पर कब्जा न कर सके। मॉस ने अलाबास्टर की मदद करने के लिए पीछे रुकने का फैसला किया जब वह पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद वह द्वार खोलने में सफल हुआ और उन्हें सफलतापूर्वक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। जब वे एस की दुनिया में पहुंचे तो एस को विश्वास नहीं हुआ कि वह वहां वापस आ पाएगा। फिर लड़कियां कुछ समय के लिए हाइम के घर में रहने लगीं, लेकिन चूंकि उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने कपड़ों की शॉपिंग करने का फैसला किया। बाकी ग्राहकों को लगा कि वे किसी इवेंट में गए थे, क्योंकि उनके लुक की वजह से लोग हैरान थे। खाना खाते समय उन्होंने अगले कदम पर चर्चा करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि वापस लौटना मुश्किल होगा, क्योंकि जहां वे टेलीपोर्ट हुए थे वहां का कोई निशान नहीं था। सफीर ने भी कहा कि अगर उन्हें जादू का कोई भी हल्का सा निशान मिल जाए तो इस दुनिया को उनकी दुनिया से जोड़ना आसान होगा और यही उन्हें ढूंढना होगा ताकि वे लौट सकें। उस रात एस ने हाइम से पूछा कि कपड़े और खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। हाइम ने बताया कि अलाबास्टर ने एक पत्र और पैसे छोड़े थे, ये मानते हुए कि अगर वे अपनी दुनिया में सफल नहीं हुए तो। वह दुखी थी क्योंकि अलाबास्टर ने यह भी लिखा था कि वह एक्नस को भूल जाए और इस दुनिया में शांति से जिए। अगले दिन उनकी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, इसलिए उन्होंने स्कूल लौटने की तैयारी कर ली। लेकिन हर रात एस उस जगह पर लौट आता था जहां वे टेलीपोर्ट हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे जादू का कोई निशान मिल जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि हाइम उसे फॉलो करेगी। उसने देखा कि एस हर रात वहां आता था। फिर उसने उसे अलाबास्टर के आखिरी शब्द याद दिलाए जिन्हें टेलीपोर्ट होने से पहले कहा गया था, और वह था रिंग्स में बंद राजकुमारियों को उनकी नियति से मुक्त करना। कुछ ही समय बाद मंदिर अचानक चमक उठा और वे हैरान रह गए कि वहां से एक महिला निकली। उस लड़की ने एस को बताया कि वह लंबे समय से उसका इंतजार कर रही है।
उसने अपना नाम एम्बर बताया और कहा कि उसके पास पृथ्वी की रिंग है। उनसे यह भी पता चला कि बॉन्डों की लड़ाई के बाद उन्होंने रिंग की रक्षा के लिए एक जहाज बनाया और उसे ही तैयार किया। इसका मतलब यह था कि वह सिर्फ बॉनी राजकुमारी की प्रतिकृति थी और रिंग के साथ उसकी दुनिया में भेजी गई थी। वह एस के साथ अनुबंध करने ही वाली थी, लेकिन हाइम ने उसे रोक दिया और कहा कि एस कभी अर्नस वापस नहीं जाएगा। एम्बर ने ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उसने एस से कहा कि अगर वह अपना मन बदल ले तो वापस आए। कुछ दिन बीत गए और एस ने मंदिर में वापस जाने का फैसला किया। जब एम्बर प्रकट हुई, उसने बताया कि वह उन्हें अरुस वापस ले जा सकती है क्योंकि उसे यह शक्ति दी गई थी। लेकिन एस ने तुरंत फैसला नहीं किया और इस पर अच्छे से विचार किया। अगले दोपहर जब वह स्कूल की छत पर था, एम्बर फिर से उसके सामने आई। उसने जाना कि एस सिर्फ हाइम की भावनाओं के बारे में सोच रहा था और यही वजह थी कि उसे निर्णय लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि रिंग राजकुमारियों की भूमिकाएं आसान नहीं थीं, फिर भी यह उनमें से एक कारण था कि वे पैदा हुई थीं। यहां उसने महसूस किया कि एम्बर के अस्तित्व का यही एकमात्र कारण था। इस वजह से उसने उस रात पृथ्वी की रिंग के साथ अनुबंध करने का फैसला किया। हाइम ने भी तुरंत पता लगा लिया कि एस और एम्बर ने पहले ही अनुबंध कर लिया है क्योंकि वह 5वीं रिंग पहने हुए था। एस ने ईमानदारी से अपने कारण बताए और चूंकि हाइम देख सकती थी कि वह वापस जाने के लिए दृढ़ है, उसने उसे समर्थन देने का फैसला किया। कुछ समय बाद एम्बर ने अपने दुनिया में वापस जाने के लिए गेट तैयार कर लिया, इसलिए सभी लड़कियों ने तैयारियां की और पहली बार उन्होंने एम्बर को 5वीं रिंग राजकुमारी के रूप में देखा। वे तुरंत पोर्टल में दाखिल हुए और अरुस पहुंच गए। वे अधुकान से बाहर आए और डरावने दृश्य का सामना किया, सैनिकों और राक्षसों के मृत शरीर। ग्रानाट ने अचानक दूर कुछ महसूस किया और जब उन्होंने देखा कि साम्राज्य की सेना और सैनिकों के बीच युद्ध हो रहा है। राक्षसों की संख्या देखकर एस ने पहले उनका सामना किया और उन्हें समाप्त कर दिया। रिंग्स की शक्ति के बल पर उसने उन्हें जल्दी से हरा दिया और अबीस किंग के पास पहुंच गया। जब सभी रिंग्स एक साथ हुईं तो एस को बहुत शक्तिशाली शक्ति प्राप्त हुई। उसने तुरंत हमला किया और दुश्मन को सफलतापूर्वक घायल कर दिया। अलाबास्टर ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता कि यह कैसे हुआ और वह अबीस किंग द्वारा पहनी गई रिंग्स के बारे में भी नहीं जानता था। लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते थे कि पूर्व रिंग किंग ने पहले अबीस किंग को सील किया था। उनके बातचीत जारी रहने पर उन्हें पता था कि अगले युद्ध से पहले रिंग्स की पूरी शक्ति को अनलॉक करना होगा। एक दिन हाइम एस को अपने माता पिता की कब्र पर ले गई। यहीं पर एस को पता चला कि हाइम की एक बहन थी जिसे उसने 10 साल पहले दूसरे दुनिया में जाने के बाद से नहीं देखा था। अचानक अलाबास्टर वहां 4 राजकुमारियों के साथ आ गया। उसने हाइम को उसके मैजिक ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी क्योंकि उसे सिखाने वाला व्यक्ति आ रहा था। कुछ ही समय बाद उसकी मेंटर आई और अपना परिचय मोरन के रूप में दिया। नोटिस: ये टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग सीजन 1 के अंतिम एपिसोड का अंत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए अपलोड किए गए वीडियो को मिस न करें। एनिमे टुश देखने के लिए थैंक यू।